अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ हुकूमत पहले रोज से खुद अपने लिए मसाइल और चैलेंजेस खड़े करने के लिए मशहूर है। यही जो है वो ऐसा ही एक और मसला 24 घंटे पहले खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक बयान ने खड़ा कर दिया है। एक कॉन्फ्रेंस उसे आप कह सकते हैं उसने खड़ा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी पर तो तनकीद और उनकी सरजनिश करते ही रहते थे, लेकिन गुज़श्ता रोज इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से अपना एक वर्चुअल खिताब किया, उसमें सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्हें ठीक ठाक डांट भी पिला दी। सबसे दिलचस्प और अजीब बात यह थी कि यह सब नेशनल मीडिया पर नशर भी हुआ और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उसे ट्वीट भी कर दिया। मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को, जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो, उसको सर्विस करना है, और उसके बाद जो काम है कि हमारे मुल्क में क्या काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट। अब इमरान खान की ये बातचीत या उससे खिताब कहते हैं सफीरों से, वो एक ऐसे वक्त में हो रहा है नाज़रीन कि कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने में पाकिस्तानियों से मुबैना बदसलूकी और पैसे लेने की शिकायत पर सऊदी अरब में सुबकदोश होने वाले जो सफीर थे उनको मुअत्तल कर दिया गया और सिफारती मिशन के अमले के कई अरकान को वापस बुला लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सफारतखाने के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी का आगाज भी हो चुका है। कल जहां वज़ीर-ए-आज़म ने सफीरों को खरी खरी बातें सुनाई और सबके सामने सुनाई, मीडिया पे वो नशर हुई, उन्होंने इंडियन सिफारती अमले की मुल्क में सरमायाकारी लाने से मुतालिक कोशिशों की जो है वो तारीफ भी की है अपने इस खिताब में कि हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बेसीज। अब इमरान खान जो ये सारी बातें कर रहे थे, उनके दाएं और बाएं तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी मौजूद थे। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म के यूं सबके सामने सिफारती अमले को डांटने पर साबिक सिफारती जो एम्बेसडर्स हैं या अफसरान हैं उनकी तरफ से शदीद नापसंदीदी का इजहार करते हुए यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से सिफारतकारों को इस तरह सरेआम उनकी तजलील करने से दफ्तर खारजा के तमाम अमले का हौसला जो है वो पस्त होगा। वही दूसरी जानिब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस अमल को नेशनल मीडिया पर नशर करना जो था वो दुरुस्त इकदाम था, दुरुस्त फैसला था हुकूमत पर। सोशल मीडिया पर भी वज़ारत ख़ारजा के साबिक जो ओहदेदारान हैं, जो एक्स एम्बेसडर्स हैं, उनकी जानिब से इमरान खान पर तनकीद हो रही है। साबिक सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ ने यहाँ तक कहा कि सिफारत खानों के काम के मुतालिक जो है इंतहाई कम समझ बूझ का मुजाहरा किया गया, उन्हें मिलने वाले वसाइल की कमी और अक्सर महकमे तो उनके कंट्रोल में भी नहीं आते। साथ ही उन्होंने इमरान खान की तरफ से सफीरों का मवाजना अंग्रेज साम्राज्य से करने पर तबसरा करते हुए कहा कि कोरोना की वबा के दौरान सिफारत खानों ने वुहान में और दीगर मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों की मदद की। मयार में बेहतरी लाने के लिए निजाम से जुड़े मसाइल हल करना होंगे, यह काम ट्वीट से नहीं होता। इसी तरह साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्वीट किया कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म, काश आपको सिफारत खानों के इंतजाम से मुतालिक सही तरीके से आगाह किया जाता। सफीरों पर तनकीद नामुनासिब है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक को एक अहम यूरोपीय मुल्क में तैनात सफीर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर आज ये बताया कि सिस्टम में बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन तमाम मलबा सिफारत खानों और हाई कमिश्नर्स पर डालना जो है वो इंतहाई ज्यादती होगी। उनका मजीद ये कहना था कि मसाइल की अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद वजारतों से होता है। अक्सर औकात पासपोर्ट और डिग्रियों समेत पुलिस और दीगर मामलात में पाकिस्तानी इदारे देर कर देते हैं, जिससे सिफारत खाने का तो कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह सफीर का यह भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में तिजारत लाने की बात की, मगर यहां की मुतालिका वजारतें, इदारे और किसी हद तक सूबे भी निहायत सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं, जिससे सरमायाकार यहां आने से कतराते हैं। पाकिस्तान कई मरतबा ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता जो है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी में रुकावट बन जाता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि सिफारत खानों में फंड से लेकर अफरादी कुव्वत की कमी के भी मसाइल हैं, यानी साबिक सफीर भी तकरीबन वही शिकायत कर रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म की अपनी पार्टी के कुछ अरकान और कुछ पुराने करीबी साथी मुसलसल कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आपको ठीक से ब्रीफ नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, या यूं कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म को कोई गुमराह कर रहा है। ये साबिक सफीर भी कह रहे हैं, मौजूदा एम्बेसडर्स भी कह रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी इस मामले पर इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुश्किल हालात में काम करने वाले सिफारती अमले के साथ सरेआम ऐसा रवैया ज्यादती है। सोशल मीडिया पर ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यह काम वज़ारत ख़ारजा का है, ना कि वज़ीर-ए-आज़म का। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। यहां इस मामले से जुड़े अभी कुछ माह पहले के एक वाक़े की याद ताज़ा हो गई है कि जब मुख्तलिफ ममालिक में नए सफ़ीर और हाई कमिश्नर तैनात किए गए थे नाज़रीन, जिनमें श्रीलंका में एक तैनाती हुई रिटायर्ड फौजी अफसर की, उस पर तनाज़ा खड़ा हो गया जो बैनुल अक़वामी शर्मिंदगी के साथ हमारे अंदरूनी
अंदरूनी जो हुकूमती इंतजामिया है उन मसाइल को भी सबके सामने ले आया था। यह शायद पहला मौका था कि हुकूमती वजीर ने इस पर एतराज़ उठाया था कि वजारत दिफा से मंजूरी हासिल किए बगैर श्रीलंका में जनरल रिटायर्ड साद खटक की नामजदगी कैसे हुई। वजीर दिफा परवेज खटक ने इस मामले पर एतराज़ किया था। इस मामले को में हुकूमती मिसमैनेजमेंट जो थी वो भी तकरीबन जो है वो सामने आ चुकी थी। और नाज़रीन, इसी अहम मामले पर बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मलिया लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर हमें वफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब भी ज्वाइन करेंगे। उनसे भी इस मसले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मसला, इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया गया है? क्या इमरान खान ने जो कहा वो दुरुस्त नहीं था, या उनका तरीका दुरुस्त नहीं था कि जो फॉरेन मिशंस हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन मीडिया के सामने सारी चीज़ें लीक आउट हो जाएं, उनको मतलब दे फील ह्यूमिलेटेड? क्या इसमें इशू क्या लग रहा है आपको? देखिए, शिकायत तो होती हैं मिशंस के साथ, हमारी एम्बेसीज के साथ, जिसकी वजह थी जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस वजह से ये टेलीवाइज्ड एड्रेस किया हमारे मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को, तो शिकायतें तो होती हैं। और कम्युनिटी की तरफ से, जो कि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है बाहर, ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनका दुरुस्त है ये कहना कि वो हमारा वाकई सासा है। लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया और जिस तरीके से उन्होंने झाड़ा हमारे एम्बेसडर्स को, देखें ये सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, इनसे आप इनसे कहें कि असला किया जाए, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होने चाहिए, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए फॉरेन ऑफिस को, लेकिन ये तरीका नहीं था। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट ब्रीफ्ड प्रॉपर्ली ऑल्सो, इसलिए कि उनको मेरा ख्याल है ये ही उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि जो काउंसलर अफेयर्स होते हैं एक एम्बेसी में, मैं भी 2 एम्बेसीज में, बहुत बड़ी एम्बेसीज में सर्व कर चुकी हूँ जहाँ बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी थी। तो काउंसलर मैटर्स जो होते हैं जिससे कि कम्युनिटी का ताल्लुक होता है, वो अमूमन और महकमों में उनका जो काम होता है और जो कार्रवाई करनी पड़ती है, तो वो उसमें और महकमे भी हमारी गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व नहीं होती है। तो एक तरफ तो काउंसलर अफेयर्स होते हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक वर्क होता है एम्बेसी का। तो मैं समझती हूँ कि वो डिस्टिंक्शन ना ड्रॉ करना और एक ही ब्रश से सारी एम्बेसीज को पेंट कर देना जैसे कि वो सब नाकारा हैं और वो सब इनफेक्टिव और इनफिशिएंट है, मैं समझती हूँ कि ये अनफेयर बात थी, ये दुरुस्त नहीं था और इससे डीमोरलाइजेशन होगी फॉरेन ऑफिस में। इससे तो बेहतर होता आदिल कि जो उनको कंप्लेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स, और इम्प्रूवमेंट्स की हमेशा स्पेस होती है, हमेशा स्पेस होती है, तो उसके लिए तो और तरीके होते हैं ना। मैं समझती हूँ कि, और मैंने लिखा भी है इस पे, कि प्राइम मिनिस्टर को एक टास्क फोर्स अपॉइंट करनी चाहिए जो कि एग्जामिन करे मुख्तलिफ पहलू, सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिटी की तरफ से क्या शिकायत आ रही है, मगर मुख्तलिफ पहलू, ताकि हमारी एम्बेसी ज्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन आदिल, जब तक हम इज्जत से नहीं लोगों से डील करेंगे तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे। दैट्स द की पॉइंट। एम्बेसडर, मैं आपसे अगला सवाल मेरा यही था कि क्या आपकी बात हुई भी होगी जो सर्विंग हमारे एम्बेसडर्स हैं और हाई कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में, क्या आप समझते हैं कि ये रिजेंटमेंट उनमें बढ़ेगी? ऑल्दो आप जैसे जो एम्बेसडर्स हैं जो सर्व कर चुके हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, बड़े 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 सख्त रिमार्क्स और बड़ा सख्त रिएक्शन उस पर आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो सर्विंग लोग हैं उनमें कितनी रिजेंटमेंट होगी? आपकी बात हुई होगी उनसे? देखें, अगर आपको अपने वर्क फोर्स, चाहे वो फॉरेन ऑफिस की हो, चाहे वो सिविल सर्विस की हो, चाहे वो एक टेलीविजन स्टूडियो में आपके जो लोग हैं जो काम करते हैं, अगर आपने उनको मोटिवेट करना है और इंस्पायर करना है और एक करेक्टिव एक्शन आप चाहते हैं कि ले हो, तो ये तरीका नहीं है कि आप पब्लिकली उनको झाड़ें इस तरह से। स्कोल्डिंग से तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, और गवर्नेंस इस तरह नहीं होती है कि आप टेलीवाइज करते हैं और फिर आप एक ही नुक्ते को लेके पूरे फॉरेन ऑफिस का जो किरदार है, फॉरेन सर्विस का किरदार है। आदिल, मैं ये भी आपको कहती चलूं कि मैंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशंस में, जहां सारी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपको मालूम है। पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रोल है, उसको वहाँ इज्जत से देखा जाता है, उसको सराहा जाता है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स में मैं समझती हूँ बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ एम्बेसीज हैं
जहाँ मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और मैं ये भी कहूँगी कि हाई मेंटेनेंस कम्युनिटी है कि उनको मेंटेन करना एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन सारा गुस्सा एक तो सिर्फ फॉरेन ऑफिस में निकालना, जिसमें कि जैसे मैंने कहा उसमें और महकमे भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन होती है एम्बेसीज में, और फिर देखें जी नाइकॉप कार्ड, पासपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉरेन ऑफिस तो नहीं आती ना बनने के लिए, और भी जो कम्युनिटी की शिकायत होती हैं दे रिलेट टू अदर डिपार्टमेंट्स और अदर मिनिस्ट्रीज आल्सो। तो मैं समझती हूँ कि द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रीफ सा आंसर आपसे दूसरा चाहूंगा। आपने एक नुक्ते की जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है दुनिया भर में। तो क्या ये जो एपिसोड हुआ उससे उसको ग्लोबली कैसे, बाकी जो हल्के हैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, कैसे लिया जाएगा इसको? मैं समझती हूँ कि सिंस प्राइम मिनिस्टर का फोकस काउंसलर अफेयर्स पे था, एम्बेसीज का जो डिप्लोमेटिक रोल है उस पर नहीं था, तो मैं नहीं समझती कि इसका कोई उस तरह से इम्पैक्ट होगा। देखें, जो पाकिस्तान ने एक रेपुटेशन बनाई है ओवर 7 डेकेड्स और इतने डिस्टिंग्विश्ड पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स रहे हैं, मैं नहीं समझती कि इस झाड़ से जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कोल्ड किया है ना फॉरेन ऑफिस के लोगों को, सीनियर लोगों को, इससे वो तो नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये रिपीट करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर को इज्जत से काम करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए। देखें, गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशंस और उन पर्सनल के बगैर नहीं हो सकती, तो इनका ताउन अगर आपको चाहिए तो ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। अगर आपको ताउन नहीं चाहिए तो फिर आप इस तरह के तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं कि आप उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना एम्बेसडर लोधी जो सीनियर पाकिस्तान की सिफारतकार रही हैं, यूएस में वो रही हैं, यूके में रही हैं, मुस्तकिल मंदूब रही हैं। उन्होंने बड़ी अहम जाते जाते बात की कि अगर आपको इनका ताउन चाहिए डिप्लोमेट्स का, डिप्लोमेटिक सर्कल्स का पाकिस्तान का, तो उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना होगा। यही अहम नुक्ता जो है हम वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब के सामने रखेंगे। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उनकी क्या टेक है, क्यों ये एपिसोड हुआ जिससे कोहराम मचा हुआ है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। एक ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एम्बेसडर मलिया लोधी ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान के सिफारत खानों से, मुख्तलिफ सफ़ीरों से बात की, उसी को गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू भी होना चाहिए और परफॉर्मेंस पर सवालात भी उठने चाहिए, लेकिन इस तरह पब्लिकली करना, उसको टीवी पर नशर करना, फिर ट्वीट कर देना, तो उससे तो ह्यूमिलेट वो हुए हैं। जितने भी फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं उन्होंने भी तनकीद की है इस अमल पर कि जी इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था। जो सर्विंग एम्बेसडर्स हैं, आज हमारी टीम की भी एक दो से बात हुई है, दे आर नॉट हैप्पी, वो भी खुश नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें, बात यह है कि बात खुश होने की या नाराज़ होने की नहीं है। बात यह है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं और इसी तरीके से जो है हुकूमत भी रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत भी आवाम को जवाबदेह है। मामला ये है कि बहुत सारे अच्छे सफारतकार भी हैं और हमें उनकी सफारतकारी से कोई मसला नहीं है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं। जब उनको मसाइल का सामना आता है, जब उनको कई दिन जो है वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है अपने मामूली कामों के हवाले से, और ख़ास तौर के आपके इल्म में होना चाहिए कि मिडल ईस्ट से, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई से पाकिस्तान को एक रेमिटेंसेस की एक बड़ी तादाद आती है जो पाकिस्तान में आते हैं पैसे। आपके इल्म में है कि 28 अरब डॉलर इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस, ये फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होगा, आएंगे। अभी तक के फिगर्स के मुताबिक हर माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद की रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं कोविड के दौरान भी। तो लिहाजा हमने जो हमारे ओवरसीज़ ख़ास तौर पे जो लेबर तबका है, जो मसाइल मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, वीज़े रिन्यू कराने के लिए, नाइकॉप लेने के लिए, इसी तरीके से वहाँ पर अगर कोई वफ़ात पा जाए तो उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान लाने के लिए बेशुमार इशूज़ हैं। और इसी तरीके से जो हमारे वहाँ पर सफारत खाने हैं वो ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से
वहाँ पर क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो बाकी मामलात हैं उनको किस अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एक रिव्यू किया, उसका एक जायज़ा किया और वो जायज़ा पब्लिक के सामने, ताकि देखें हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें ना। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हुकूमत जो है उसको लोग बुरा भला कहते रहें, उसके ऊपर लोग नाराज़गी का इजहार करते रहें और जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनसे फिर जो है वो आप सवाल भी ना पूछें, उनसे जो है वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप बात भी ना करें। तो ये नाराज़गी का या खुशी का मामला नहीं है, ये मामला रिस्पॉन्सिबिलिटी का है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों ने उठानी है जो उस मनसब के ऊपर फायज हैं, बैरून मुल्क हैं, बैरून मुल्क अवाम के टैक्स के पैसा से उनको तनख्वाह मिलती है। मैं यहाँ तक तो आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऑनरशिप होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारी डिप्लोमेट्स की भी और ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए। लेकिन उनका एतराज़ ये है कि हमारी रिस्पेक्ट है, हमें आप पब्लिकली ह्यूमिलेट ना करें, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अगर यही बातें, इससे सख्त बातें भी वज़ीर आज़म साहब कर देते तो वो ठीक है, लेकिन वो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, 30-30 40-40 साल वो मुल्क के लिए खिदमत करते हैं, तो इस तरह से बददिली फैलेगी। अब कैसे डिप्लोमेट से प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनसे अब उस तरह का ताउन करेंगे इस कल वाले एपिसोड के बाद? मतलब ये मुश्किलात आपके लिए बढ़ेंगी? नहीं, देखें इसमें कोई मुश्किल का मामला नहीं है और इसको मैं समझता हूँ कि जिस पहलू से आप देख रहे हैं उस पहलू से हमें नहीं देखना चाहिए, हमें इसे मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए कि पहली बार जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, उसको भी जो है वो आवाम के सामने अकाउंटेबल जो है वो बनाया जा रहा है। और बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? आम आदमी की तो रसाई नहीं है, ना उसकी ताकत है, ना उसका इख्तियार है। उसने अपना इख्तियार तो जो है वो पार्लियामेंट को दिया, पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म साहब पूछें, सवाल पूछें। देखिए हम यहाँ बैठ के वज़ीर आज़म साहब पे तनकीद इसीलिए करते हैं कि वो सवाल पूछें, लेकिन पब्लिकली इस तरह से करना नहीं। देखिए मैं उसी जानिब आ रहा हूँ। देखें बात यह है कि जब शिकायत आएंगी और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिकायत आएंगी, अब आपके इल्म में है कि सऊदी अरेबिया से वज़ीर आज़म साहब को लेबर की बहुत बड़ी तादाद के अंदर शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक्शन भी लिया और एक्शन लेकर उन्होंने वहाँ से बहुत सारा सफारती अमला भी पाकिस्तान जो है वो वापस बुला लिया। जहाँ हमारे सफारतकार हैं, उन सफारतकारों की जिम्मेदारियों के साथ साथ जहाँ पाकिस्तान के दीगर मामलात को, बायलैटरल इश्यूज़ को, दीगर इश्यूज़ को उन्होंने पुश करना है, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा करनी है। और लिहाजा वज़ीर आज़म साहब ने किसी को सिंगल आउट तो नहीं किया, किसी को पिन पॉइंट तो नहीं किया। उन्होंने जिस तरीके से एक कैप्टन ऑफ द टीम अपनी टीम से बात करता है, उससे वो उनको जब वो अच्छा काम करते हैं उनको शाबाश भी देते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, माजी में अप्रिशिएट भी उनको किया है। और जब कोई किसी जगह को मसला आता है, शिकायत आती हैं, वहाँ नाराज़गी का इजहार भी किया जाता है, वहाँ पर जो है उनको अच्छा काम करने की तरगीब भी दी जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले के अंदर जो है वो कोई ममानत है। मैं समझता हूँ कि इसको जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो भी पॉजिटिव लें और यकीनन वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ की ऑनरशिप ले रहे हैं। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ऑनरशिप ले रहा है। क्या आप नहीं समझते फारूक साहब के ब्यूरोक्रेसी भी नाराज है? अब आपने फॉरेन मिशंस और उनको भी नाराजगी मोल ले ली है, तो गवर्नमेंट चलाएंगे कैसे? आप कदम कदम पे ये मुश्किलात आपको पेश आएंगी? नहीं देखा, मैं नहीं समझता कोई नाराजगी वाला पहलू है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम भी आवाम के सामने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ब्यूरोक्रेसी को भी आवाम के सामने रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमने तो KPIs भी दिए ना, आपके इल्म में है कि हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी लेकर आए हैं, हम टेन्योर ट्रैक सिस्टम भी लेकर आए हैं कि जो वो तमाम चीजें लेकर आए, हमने रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध पॉलिटिकल मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आज बड़े अहम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तरीन साहब से मीटिंग हुई है इमरान खान साहब की? नहीं देखें, मैं तो इस किसी मीटिंग का जो है वो मेरे नॉलेज में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब की कोई मुलाकात हुई है। जो लोग हमारी पार्टी के जो मुंतखब लोग थे वो ज़रूर मिलने आए थे, उन्होंने अपनी चीज़ें सामने रखी थी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने भी उनको ये कहा था कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक स्टांस है, एक जो मेरा मिशन है, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। जिस पे भी सवाल उठेगा वो अकाउंटेबल होगा और अदालतों के सामने जाके पेश होना पड़ेगा उसे। ठीक है। अच्छा सर, एक मुख्तसर सा दूसरा सवाल कि कुछ सीनियर बड़े तजज़ियाकार हैं, वो ये तबातुर से कह रहे हैं 2-3 दिन से कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो टाइम पूरा नहीं करेगी और वो ऐसे लोग के जो आपको सपोर्ट करते रहे हैं, प्रो रजीम जर्नलिस्ट उन्हें कहा जाता है कि जी आप इलेक्शन भी आने वाले हैं और 5 साल पूरे नहीं करेंगे,
इमरान खान साहब, उससे पहले असद उमर साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि खान साहब जो हैं असम्बली वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं अगर वो समझे कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया। ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बेवक्त की रागनी है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने मैंडेट दिया है। और आप ये देखें कि हमें तो पहले दिन से जो माफियाज हैं, जो पीडीएम की शक्ल में आपको नज़र भी आए, अब टूट फूट का शिकार हुए हैं, वो इनसे कह रहे थे ये नाकाम हो गए। जगह जगह उन्होंने हमारे लिए जो है वो साजिशें की, जगह जगह उन्होंने हमें जो है वो हमारी टांग खींचने की कोशिश की, लेकिन उस सारे मरहले से हम बाहर निकल आए। मैं समझता हूँ कि अब हमारा फोकस जो है वो अवामी तरजीहाती मनसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से है। आम आदमी को हमने रिलीफ के अंदाज से देना है, उसके ऊपर है। माशी टीम को जो है वो टारगेट्स दे दिए गए हैं, उनकी सिमत का तयन जो है वो वाजे कर दिया गया है। आपने कल शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। IMF के साथ भी रीनिगोसिएशन हम जो है उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी तरजीहात वाज़ें, जब इस किस्म की चीज़ें चल रही हों तो उसमें आप हुकूमत का एक एतमाद सामने आता है, और हुकूमत पूरे एतमाद में है। वज़ीर आज़म साहब अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने के हवाले से पुरअज़म है, उसके लिए अमली चले आप पूरे एतमाद है कि 5 साल पूरे करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। फरूख साहब, आपको एक गिला अक्सर ये रहता है कि बड़ी सख्त आप तनकीद करते हैं हमारी गलतियों पर और आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। आज आपने बड़ा एक अच्छा जो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया उस बारे में बताइएगा कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं, पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में आप ये स्कीम शुरू कर रहे हैं, आज उसका इफ्तिताह हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये तरीके इंसाफ के वर्करों को ही देंगे सिर्फ आप? देखें, बात ये है कि ये बात है आम आदमी की एहसास की। वज़ीर आज़म के दिल में आम आदमी के लिए एहसास है। वो तबका जो कि कम आमदन वाला तबका है, जो किराए के मकान में रहता है, ना उसकी छत अपनी ना ज़मीन अपनी, सारी ज़िंदगी किराए के मकान पे गुजर जाती है। वज़ीर आज़म ने बहुत मेहनत के साथ एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें उन्होंने 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट क्रिएट की गई है। फोरक्लोजर लॉज के रस्ते में जो रुकावटें थीं, जो कोर्ट्स के अंदर अपीलें थी, वो ख़त्म हो चुकी। अब एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसके तहत पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम का आज आगाज़ किया गया। पंजाब की 41 साइट्स जो हैं वो तैयार हैं काम के हवाले से। आज रायवंड में उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा। 10,000 घर बनने जा रहे हैं और ये बतदरीज इनका इजाफा होता जाएगा। पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों में भी ये फैलेंगी और जो ख़ास तौर के ऊपर कम आमदन वाले लोग हैं, जिनकी 30,000 के करीब माहाना आमदन है, वो 10,000 रुपया 1/3 उसका माहाना किस्त देकर अपनी छत बना सकेंगे। और 3% के ऊपर लोन है, इसके ऊपर 3 लाख रुपया हुकूमत सब्सिडी फराहम कर रही है और ये 10 साल की मुद्दत में आपने पैसे वापस करने हैं। पहले ये नहीं होता था। और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि अभी तक बैंक्स को 52 अरब रुपए कर्ज की कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो एप्लीकेशन मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 15 अरब रुपए के लोन्स बैंक्स अप्रूव कर चुके हैं, बाकी भी प्रोसेस के अंदर हैं और बड़ी तेज़ी के अंदर नई एप्लीकेशंस भी सामने आ रही हैं। तो आपके इल्म में है कि पहले सीमेंट सेक्टर की सेल्स शूट कर चुकी हैं, 40% उसके अंदर इजाफा हुआ है। आप स्टील सेक्टर देख लें, हाउसिंग से मुंसलिक, जो कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक 120 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो चल पड़ी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हो गया। इसका खास क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है और इसमें फायदा जो है वो आम आदमी का होने जा रहा है। इससे पहले आप आशियाना करते थे, शोबाजियों के लिए सरकारी सतह के ऊपर चंद घर बना देते थे। यहाँ सरकारी सतह के ऊपर माहौल बनाया गया, एनवायरनमेंट दिया गया है, एक ऐसा अनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया गया जिससे लाखों घर बने। अच्छा, कहने का लुब्बे लुबाब ये कि हम सारा गलत नहीं कर रहे, कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं। देखें, यकीनन मैं ये समझता हूं कि हमारे पॉजिटिव काम हैं बहुत सारे, और आपका भी शुक्रिया, आप हमें हाईलाइट करने का आपने आज मौका भी फराहम किया। इसके अलावा सेहत इंसाफ कार्ड हमारा बहुत बड़ा मंसूबा है जो पंजाब में 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी। KPK में सब जगहों के ऊपर लोगों को तकसीम कर दिया गया है, जिससे आम आदमी हकीकी मानों में बेनिफिट उठा रहा है। आप देखें ना, वो शख्स जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, आज हुकूमत ने उसको इस काबिल बना दिया है कि रियासत ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, उसके इलाज का खर्च रियासत ने उठा लिया है। तो यही तो मैं समझता हूं कि मदीना की रियासत है। दुआ गो भी है कि इस तरह के काम जो हैं वो हुकूमत सामने लाए और ये परफॉर्मेंस आपकी इसी तरह जारी रहे और आप 5 साल अपने पूरे करें। फरूख हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत को सियासी, मुल्की, दाखिली और बैरूनी सतह पर चैलेंजेस और मसाइल का सामना तो है ही, और इनमें से अक्सर खुद हुकूमत अपने हाथ जो हैं वो अपने हाथ से खड़े किए हुए मसले हैं। उनमें से एक मसला खान साहब के पुराने साथियों के दूर हो जाने या दूर कर दिए जाने से, उनसे दूर कर दिए गए हैं। उन्हीं में से एक करीब तरीन उनके जो साथी हैं जहांगीर तरीन भी हैं, जो कभी करीब तरीन होते थे लेकिन अब इंतहाई दूर हो चुके हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद ये दूरियां और फासले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहे हैं और दोनों पुराने दोस्तों को करीब लाने की कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं और शायद रंग भी ला रही हैं। ऐसी इतलात आ रही हैं। आज सीनियर साफ़ी तलत हुसैन ने इस हवाले से एक ट्वीट की कि कुछ रोज़ पहले इमरान खान ने जहांगीर तरीन से जो है वो बड़ी अहम मुलाकात की है। खामोशी से होने वाली इस मुलाकात में बामी जो अमन है आपस का उनका वो कायम करने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक इस मुलाकात में एक और अहम फर्क भी मौजूद थे। इस हवाले से जहांगीर तरीन या उनके साथियों की तरफ से ना तो कोई तस्दीक की गई है, ना ही कोई तरदीद की गई है। ऐसी खामोशी हुकूमती हलकों की जानिब से भी है। यहाँ ये अमर गौर तलब है कि अपनी आखिरी मीडिया गुफ्तगू में जहांगीर तरीन कदरे मुतमईन नजर आ रहे थे, जहाँ उन्होंने अपनी हिमायतों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म और उनकी तसल्लियों पर एतमाद का जो है वो इजहार भी किया था। जहाँ तक हमारे लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। इन्होंने भी खुल के बातें की, जो इनके ताबुसात से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। याद रहे, हम एक तफ्तीश से नहीं भागते। नाज़रीन, सवाल ये आ रहा है कि क्या इमरान खान ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है या फिर उनको जहांगीर तरीन ने एनआरओ दे दिया है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत हर तरफ से मसाइल का शिकार है और ऐसे में जहांगीर तरीन पंजाब और विफाक दोनों में हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, जिसका वाज़े इशारा उन्होंने एक नहीं कई मरतबा अपना पावर शो दिखाकर वाज़े तौर पर दे दिया था। हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बजट की मंजूरी का है, और बजट मंजूरी में मसाइल का मतलब हुकूमत की छुट्टी के नतीजे में भी हो सकता है। ऐसे कड़े वक्त में हुकूमत यकीनन कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेगी। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा और मेंबर पंजाब असेंबली सलमान नईम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि बताया ये जा रहा है कि एनआरओ मिल चुका है जहांगीर तरीन साहब को उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। क्या इतलात हैं आपके पास? आपकी आज तरीन साहब से खुद बात भी हुई है, मेरी आपसे जब बात हो रही थी। क्या कह रहे हैं तरीन साहब? खान साहब मान गए हैं, केसेस वापस ले लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी वो किसी एनआरओ लेने के लिए नहीं हुई थी। और दूसरी बात ये कि जो ये एक ट्वीट भी सामने आया जो आपने मुझसे शेयर भी किया, मेरी जहांगीर तरीन साहब से आज बात भी हुई, तो उन्होंने कैटेगोरिकली बिल्कुल जो है ना वो ये कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर से, और जब भी मुलाकात होगी वो सारे पाकिस्तान के सामने होगी, पाकिस्तान के अवाम के जो है वो उससे छुपाई नहीं जाएगी। तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना कोई ऐसी एनआरओ लेने वाली बात है। ये मेरा ख्याल है टोटल जो है वो फेक न्यूज़ है। ठीक। अच्छा, ये जो अली जफर साहब को कमेटी का सरबराह बनाया गया था, क्या अभी तक जहांगीर तरीन साहब और आप सारे उनके जो दोस्त हैं, एलाइज हैं, वो मुतमईन हैं कि ठीक डायरेक्शन में चीज जा रही है, या आप गैर मुतमईन हैं अभी भी? जी, अली जफर साहब जो है वो एक सीनियर कानूनदान हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं और कॉर्पोरेट जो है वो उसके बड़े अच्छे केसेस भी लड़ते रहे हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के वकला से भी जो उनका राब्ता हुआ और उसके बाद उन्होंने FIA का भी जो वर्जन उन्होंने ले लेना था। और अली जफर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि या ईद से पहले या ईद के फौरन बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश कर देंगे। अभी तक हम मुतमईन हैं कि जो प्रोसीडिंग्स अभी तक चल रही हैं। अच्छा, सलमान नईम साहब, ये बताइएगा कि ईद के बाद आपने अपना लाएअमल भी फाइनल करना है, बात जिस तरफ भी जानी है, क्योंकि टाइम आपके पास कम रह गया है। बजट का अगर आप लोग चाहें 40-50 MPs MNAs जो हैं वो पंजाब में भी नहीं मंजूर हो सकता और मरकज में भी आप ट्रबल दे सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कि तरीन साहब जो है उन्हें कमजोर ना लिया जाए। तो क्या लाएअमल कुछ तय हुआ, कुछ इन लाइन्स पे भी बात जारी है आपके ग्रुप में? जी आदिल भाई, जो MPs का हमारा ग्रुप है उन्होंने ये राय, बीच में कुछ MPs हैं, उन्होंने ये राय जरूर दी है कि बजट की मंजूरी में हम रुकावट बने, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका। ईद के बाद जब हम लोग बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या रवैया अब हुकूमत का है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादे हमसे किए थे वो पूरे किए हैं, नहीं किए, उसके बाद फिर हम इस तरह के फैसले करने की तरफ जाएंगे कि हमें बजट मंजूरी में रुकावट बनना है कि नहीं बनना।
ठीक, चलें सलमान नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक बाद कोरोना वायरस की तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मामला खसूसी बराए सहित डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, स्पेशली इंडिया में। पाकिस्तान में भी सिचुएशन कुछ बेहतर ज़्यादा नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ मामला खसूसी बराए साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अमवात में भी कमी आई है, केसेस में भी कमी आई है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्या हम पीक से गुजर चुके हैं या सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती देख रहे हैं आप? शुक्रिया जी। एक तो ये है कि इतने थोड़े से दिनों के डेटा से ना, 3, 4, 5 दिन के डेटा से आप मुकम्मल अपना तखमीना नहीं लगा सकते कि ये जो पीक है ये गुजर गई है या नहीं। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि पिछले चंद दिनों से थोड़ी सी एक हल्की सी कमी वाकई दिखती है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि अभी भी अस्पतालों में जो प्रेशर है मौजूद है, इन द सेंस कि अभी भी 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिटिकल दाखिल हैं हॉस्पिटल्स में। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम अभी लोडेड है और उसमें पूरी तरह भरा हुआ है। ज़रा कुछ और दिन गुजर जाए तो ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि वाकई कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। ये भी जाहिर होता है इससे कि जो गुज़िश्ता चंद दिनों में थोड़ी सी सख्ती या ज़्यादा अवेयरनेस भी की गई है, कुछ सख्ती भी है, कुछ लोगों ने भी थोड़ा सा इंडिया के इमेजेस देख के शायद उससे कुछ लोगों को ख्याल आया। डॉक्टर साहब, ये जो आप सख्ती कर रहे हैं, लॉकडाउन भी हो रहा है, ताजिर कम्युनिटी के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कैसे टैकल करेंगे इसको? कोई टीमें वगैरह आप बना रहे हैं? मुश्किल बात है जी। वो उनकी तकलीफ, उनकी मुश्किल, उनकी परेशानी और मैं कहूँगा कुछ गम गुस्सा, ये सब चीज़ समझ आती है। और मेरे ख्याल से हम सबको थोड़ा इस बात को सेंसिटिव होना चाहिए कि जो वो बात कह रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों मुश्किल है। उनका ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें वो सेल्स वगैरह करते हैं। मेरा सिर्फ ये है कि मेरी दरख्वास्त और जो मैसेज है वो ये है कि ये थोड़े से दिन हैं, इसमें हम अपने कलेक्टिवली मजमूई तौर पे सारे मुल्क की, सारे मुआशरे की सेहत और उसकी खैर आफियत के लिए एक कदम उठा लें तो इंशाल्लाह शायद अल्लाह आइंदा कुछ बेहतर या बरकत करे। अब एनफोर्समेंट के लिए जो प्रोविंसेस हैं वो रेडी हैं, वो अपनी तरफ से हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि जो मूवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात, 40+ की वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से वो हो रही है, लेकिन क्या स्टेटस इसका क्या है? क्या 40 से नीचे भी आएगी ये वैक्सीनेशन? कितने तैयार हैं हम वैक्सीनेशन के लिए? अब तक सिर्फ 1-2% से नहीं बढ़ पाई वैक्सीनेशन। बिल्कुल सही जी। ये एक तरफ तो ये अच्छी चीज़ है कि जो पेस है वो पिकअप हो गई। गुज़िश्ता रोज़, कल नहीं परसों 2 लाख से ऊपर गई वैक्सीन, कल भी 1,80,000 से ऊपर डोजेज लगी। आज की फिगर ज़ाहिर वेटेड है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें सप्लाई हम अपनी तरफ से तमाम हमने जो एफर्ट्स कर रखी हैं और हम समझते हैं कि अगले इस मई और जून में, तो जैसे मैंने शायद मेंशन भी किया था, ट्वीट की थी कि 19 मिलियन के करीब हम डोजेस मुतवक्के हैं इन 2 महीनों में। और इसके अलावा भी लेकिन हमें फर्दर कंटिन्यूड सप्लाई की ज़रूरत होगी। उसके लिए लगातार हम इस कोशिश में हैं कि ये वैक्सीन्स की डोजेस फराहम हो और इसमें कोई ब्रेक ना आए। लेकिन ये एक लगातार। अच्छा सर, वैक्सीन तैयारी घटाने की तजवीज़ की अमेरिका ने भी अब हिमायत कर दी है। बड़ा एक तारीखी फैसला इसे बताया जा रहा है, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देख सकते हैं इस फैसले को? जी, ये बहुत अहम फैसला है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान बशमूल बहुत से दूसरे मुल्कों में ने ये एक आवाज़ उठाई थी कि वैक्सीन की फराहमी ज़्यादा आसान तब होगी अगर ये इस एक्सट्रीम सिचुएशन में, ये इंतहाई 100 साल में एक दफ़ा वाली बात है, उसमें अगर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलात हैं उसमें कुछ नरमी की जाए। अच्छा, ये तो हो गई उस फैसले की अच्छाई। दूसरा सवाल है कि हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? बिलवास्ता तो डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है कि जैसे ही दुनिया भर में एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स आते हैं तो सप्लाई बेहतर होगी और कीमत भी बेहतर होगी, उम्मीद करते हैं, तो फिर हमें उस तरह से तो होगा। अब आखिरी हिस्सा
पाकिस्तान के अंदर। इसमें गुफ्तगू तो कुछ चल रही है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा कि आप फटाफट इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दें, लेकिन यूं ही इस चीज़ की ऑप्शन सामने अब आती है या जैसे आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद जो प्राइवेट सेक्टर वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सामने आएंगे, क्योंकि उनको भी ये जो डॉक्टर साहब प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की, कुछ बड़ी कंपनियों ने भी दिलचस्पी जाहिर की है वैक्सीनेशन में कि जी, और गवर्नमेंट की इस पर क्या पॉलिसी है, वे फॉरवर्ड क्या है इस पर? नहीं जी, बड़ा क्लियर है। जो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहे या कदम बढ़ाना चाहे, उठाना चाहे, उसमें हम तो फैसिलिटेट ही करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसी कॉज है जो ग्लोबल है, पाकिस्तान के लिए तो है ही, दुनिया भर के लिए भी है। और इसमें सबसे बढ़ चढ़ के ये कि हमारी ना सिर्फ के ये कोविड के लिए, बट ओवरऑल हमारी जो कैपेबिलिटी है हमारे माशरे की, सिस्टम की वैक्सीन्स तैयार करने की, वो भी बढ़ती है। दीगर वैक्सीन जो हैं उसको मुल्क के अंदर तैयार करना आसान होता है और हमारी डिपेंडेंस खत्म होती है। चले, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस के प्रोग्राम पर। आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से इजाजत दीजिए।